रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से सियासी तौर पर घमसान का रन पड़ा हुआ है। घमसान के रन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या करें, इसके ऊपर साद रफ़ीक हमें बताएंगे। हम वीडियो आपको दिखाएंगे कि साद रफ़ीक साहब का मशवरा और तवक्कुआत नवाज शरीफ के साथ क्या हैं। सोहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर हैं KP के, लेकिन इस्लामाबाद में वो ज़्यादा पाए जाते हैं। कम से कम बाज़ लोग जो उनको फॉलो करते हैं उनका ख्याल ये है कि उनको टाइम KP में गुजारना चाहिए। तो सोशल मीडिया के ऊपर क्या बहस हो रही है ये भी हम आपको बताएंगे। वाशिंगटन टाइम्स का एक बड़ा आर्टिकल सर्कुलेशन में है। ब्रिगेडियर जनरल मार्क रिटायर्ड जो हैं उन्होंने ये आर्टिकल तहरीर किया है। उसमें बताया कि वाशिंगटन ने ट्रंप के नीचे मोदी को झंडी करा दी। हमने जनरल मार्क के साथ इंटरव्यू का एहतमाम किया, ज़रूर देखिएगा। वो हमें बता रहे हैं कि आर्टिकल के पीछे मुहरकात क्या है, उन्होंने क्यों ऐसी बात की और ट्रंप के ऊपर हम पाकिस्तान में कितना रिलाय करें। लेकिन बड़ी स्टोरी जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर मुख्तलिफ़ अफकार को रिप्रेजेंट करती हुई अपोजिशन है, उसका इज्तिमा है। हम इस इज्तिमा के आखिर में जो एलामिया आया उसमें जो डायलॉग वाला आंसर है उसके ऊपर बात करेंगे। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज कह दिया गया इमरान खान की बहन ने कि जी जो डायलॉग करने वाले हैं वो PTI के मेंबरान नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी बातों के साथ 2 रोज़ा कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया आया उसका आखिरी नुक्ता जो है वो आइन की बहाली के लिए डायलॉग का अमल है। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि ये कितनी कहानी इसके अंदर गुंजाइश है और जान है। बिलाल अज़हर कियानी साहब वज़ीर मुमलकत बराए रेलवे ख़जाना मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अमजद अली खान साहब MNA तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका भी बहुत शुक्रिया। सफदर अली भाई साहब बहुत अरसे के बाद हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, सेक्रेटरी जनरल है GDA के, आपको खुशामदीद जी और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आप भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ज़रा मैं अमजद साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेता हूँ। अलीमा का मैं एक साउंड सुनाना चाहता हूँ ताकि उससे हम शुरू करें, क्योंकि आप डायलॉग की बड़ी बात होती है। सुनाई ज़रा अलीमा ने क्या कहा। जो लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं वो इमरान खान की पार्टी के नहीं होंगे और ना ही इमरान खान के साथ के हैं। अच्छा, अब आपको जो आखिरी एलामिया का आखिरी नुकता है कि मुल्क में जारी बहरान के तनाज़ुर में कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस इस अमर पर मुत्तफ़िक़ है कि जमहूरियत में डायलॉग और गुफ्तगू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए। वो कह रही है डायलॉग ही नहीं है, वो आपको पार्टी से निकाल देंगी अगर आपने डायलॉग की बात की। देखिए, मेरे ख्याल में पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है और एहतजाज या डायलॉग का इख्तियार खान साहब ने दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़ियादत को, जिसमें महमूद खान चकज़ई और साथ में अल्लामा नासिर अब्बास साहब को वो इख्तियार मिल गया है। और मेरे ख्याल में पिछले 2 सालों में ये इख्तियार पहली मरतबा इमरान खान ने उन दोनों को दिया है। इसमें इमरान खान से भी पूछने की उन्होंने कहा। अलीमा के बयान की कोई हैसियत नहीं है आपके? नहीं, हैसियत की बात नहीं, ये उनकी अपनी राय हो सकती है और इस पे बात भी हो सकती है पार्टी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि उनके पास पार्टी का कोई ओहदा या पार्टी की तंजीम में कोई ओहदा नहीं है। लेकिन आवाज़ तो इस पे इमरान खान को रिप्रेजेंट करती है ना, आप सारे उसको फॉलो भी करते हैं, जब उनके साथ धरने में भी शरीक होते हैं। हम समझते हैं कि आप एक प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, लेकिन जब वो बात करती हैं तो वो इमरान खान को रिप्रेजेंट करती हैं। तो या तो आप हमें आज प्रोग्राम में कह देंगे कि ये जो बात की है इसका कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी नहीं, ये उनकी अपनी राय हो सकती है। देखिए, लेकिन मेरे ख्याल में तंजीमी लिहाज से, अगर हम तंजीमी लिहाज से इसको देखें तो तंजीमी ओहदा वो नहीं रखती या पार्टी में कोई ओहदा नहीं रखती, तो पार्टी में इस पे बात हो सकती है। पार्लिमानी पार्टी में ये आइनी तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान का जो फोरम है इस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब उस पर हम अमल करें। ठीक है, तो सफदर साहब आपने शिरकत की। इसी पे अगर हम रखें तो उस पर यह बात की गई कि जी डायलॉग मुमकिन है, लेकिन सवाल ये कि क्या हालात कंड्यूसिव हैं डायलॉग के लिए? नहीं है। मतलब आज जो भी सूरत-ए-हाल आप लें और अगर आप उसको पूरे तनाजुर में देखें, सियासी तनाजुर में, तो इस वक्त जो कुछ खान साहब के साथ हो रहा है ऑनेस्टली क्या, और उनको सजा मिली? नहीं, सजा मतलब ऑनेस्टली मतलब सजा जिन केसेस में मिल रही है वो क्या केसेस हैं जिन पे उनको सजा मिली? आई एम नॉट द जज, कोर्ट में इनके लॉयर्स गए थे, हम भी जज नहीं है, हम भी जज नहीं, लेकिन ये कि जो आम फहम में लोग ये समझते हैं कि ये सारी की सारी ज्यादती है। मतलब जैसे भुट्टो साहब को आपने फांसी पे चढ़ा दिया, लेकिन 40 साल इमरान खान को भुट्टो साहब से नहीं, मैं भाई एक सियासी लीडर तो है ना और एक पॉपुलर लीडर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन मैं इस कंपैरेटिव इसलिए कह रहा हूँ कि जी उनको आपने फांसी पे चढ़ा दिया, 40 साल बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो सारा का सारा फैसला गलत था, कि हम अब 40 साल इंतजार करेंगे जी कि खान साहब को जो सजाएं मिल रही हैं वो गलत है। मैं समझता हूँ इस तनाजुर में हम डायलॉग को देखें कि डायलॉग का जिक्र जरूर किया गया, लेकिन क्योंकि सियासी लोग कभी भी डायलॉग से पीछे नहीं हटते, लेकिन सवाल ये पैदा होता क्या कंड्यूसिव है डायलॉग के लिए? बिल्कुल नहीं। मैं उस हद तक फिर अलीमा बीबी की बात
कि जी डायलॉग शायद इस वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन जो सियासी कट हुआ है, आप इकट्ठे क्यों हुए हैं? नहीं इसमें मैं अर्ज करूँ जी, ये जो सियासी कट हुआ है इसमें सिर्फ पीटीआई नहीं है। और अगर आप अलीमा बीबी की बात सुने, मेरी तो बहनों की तरह है, लेकिन अगर आप उनकी बात सुने तो वो पीटीआई का भी जिक्र नहीं कर रही है, वो तो खान साहब का जिक्र कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस सारी पीटीआई इज खान साहब, मतलब नहीं हमदे साहब थोड़ा सा हमदे साहब के लिए मुश्किल सवाल है, लेकिन पीटीआई मुश्किल सवाल बिल्कुल नहीं है। देखिए मेरे ख्याल में हर पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, और जिस तरह हुकूमत को आप सिर्फ वज़ीर आला या वज़ीर आज़म हुकूमत नहीं होता, तो इसी तरह मेरे ख्याल में पीटीआई का भी एक स्ट्रक्चर है पार्टी का, जिसमें आप मतलब आप डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन थ्रू मतलब यहाँ पे जिस तरह एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, वो खान साहब को अपने फैसले वहाँ पे, ये तो हो गई कागज की बात, लेकिन नहीं हकीकत की बात ये है, उधर से जेल से बैठ कहते हैं चीफ मिनिस्टर चेंज कर, तो चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाता है। नहीं बिल्कुल, देखिए नहीं उन्होंने कहा था बहुत सारी HCGs है, जिसकी मैं मिसाल आपको दे सकता हूँ। खान साहब चाह रहे थे कि हम पार्लियामेंट से भी निकले, पार्लियामेंट में ना जाए, लेकिन पार्लियामानी पार्टी का यह फैसला था कि हम पार्लियामेंट में रहे, वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाए, तो पार्लियामानी पार्टी के फैसले को खान साहब ने ऑनर किया। अभी खान साहब बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि डायलॉग का दरवाज़ा खुले, लेकिन ये पार्लियामानी पार्टी का फैसला था कि हम डायलॉग को एज ऑप्शन रखें, बशर्ते ये कि बाइख्तियार लोगों के साथ हमारा डायलॉग हो। ये प्लीज आज मेरे प्रोग्राम में देखें, हमारा भी मकसद ये, मेरे सब आपके पास आते हैं ज़रा, लेकिन मैं मवाद जनरेट करना चाह रहा हूँ। बाइख्तियार लोगों के नाम ले दें प्लीज़ ज़रा मुझे, मैं जानना चाह रहा हूँ ऑनेस्टली, आप हमें बाख्तियार लोगों के नाम ले दें ताकि हम इस बाख्तियार लोगों की बहस से तो बाहर हमने मेरे ख्याल अगर आप नहीं लेंगे तो फिर मैं नाम ले दूं। मैं अर्ज करूँ उस पर, देखिए ये इस वक्त जो निज़ाम है, ये तो पाकिस्तान की तारीख का यूनिक तरीन निज़ाम। किस तरह भाई, या तो आउटराइट मार्शल लॉ होता है, या तो कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम। 2018 में क्या, तो ना हाइब्रिड है ना मार्शल लॉ है, पता नहीं क्या है। 18 में क्या था? क्या 2018 में क्या? 2018 में एक जेन्युइनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, किस तरह आप उसको डिनाई कर सकते हैं? 2018 में जो इंतखाबात हुए, बिल्कुल इंतखाबात में बावजूद सारी अमल के जो कि तो उसमें कोई दो नंबरी नहीं थी, कोई दो नंबरी नहीं थी। बिल्कुल 2018 में, हाँ बिल्कुल 2018 में 2 नंबरी सिंध में हुई थी, कि वहां आपने उठा के सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी जरदारी साहब के हवाले कर दी थी। हाँ जी, वापस आ जाए जरा। तो अब इन्होंने एक मेहनत करके दरवाज़ा खोला है, इमरान खान की मंशा के बरखिलाफ इन्होंने डायलॉग के लिए एक ऑप्शन रखी है, आप माहौल कंड्यूसिव पैदा करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तज़र साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सबसे पहले तो जी मैं 2018 में तो पीटीआई ने टिकट भी अपने नहीं बांटे थे, तो क्या इलेक्शन और क्या वो बातें जी, जो किसने बांटे थे उधर भी नाम लेते हैं, हमें नामों के बगैर मज़ा नहीं आता। हम सर सुनते जो इनके लोगों से सुनते आए हैं, वो साहब भी थे जिनके खिलाफ अभी कन्विक्शन हुई है, उनका भी नाम आता था उसमें, कि बहुत लोग इंटरव्यू देने भी वहाँ पे जाते थे। तो देखिए ये तो फिर बातें, अब आप ये जब मॉरल हाई हॉर्स पे बैठते हैं ना और ये इस तरह लेक्चर देते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग असद कैसर साहब जैसे लोग आके असेंबली में आके स्पीकर के मनसब और आइन की पासदारी की बात करते हैं असेंबली में, तो बंदा देख के दंग रह जाता है। तो खाकान अवाइस साहब का मैंने देखा है, वो आपके साथ मौजूद है, असद कैसर साहब के साथ, उनका क्लिप बड़ा चला जिसमें खाकान अवाइस साहब बता रहे हैं असद कैसर साहब को कि आप मेरे साथ क्या करते होते थे जब वो स्पीकर थे। बट दैट रिगार्डलेस, हिस्ट्री में फंसे रहेंगे तो आपका मामला आगे नहीं चलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपका लॉ मिनिस्टर कहता है, सॉरी आपका लॉ मिनिस्टर ये कहता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के जरिए मुल्क नहीं चलते, लॉ मिनिस्टर आपका कह रहा है, उसी को बुनियाद बना के जरा हाथ चलिए साहब इस पर भी जरा बात कर लेते हैं। पिछले 1.5 साल को आप देख लीजिए, आपको याद है या सादिक साहब की सदारत के अंदर एक मुज़ाकराती अमल चला था? जी जी, कौन उसमें से उठ के गया था? पीटीआई की थी। आपको याद है जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी असेंबली के फ्लोर पे इन कैमरा ब्रीफिंग बुलाई गई थी, जिसमें फील्ड मार्शल भी आए थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। यही मकसद था कि बंद दरवाज़ों के अंदर बैठ के कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में पार्लियामेंट के फ्लोर पे कैमरे की आंख से दूर होकर आप भी आएँ, हम भी बैठते, दहशतगर्दी के ऊपर आके हम बातचीत करते हैं, दूसरा खुल के बात करते हैं। कौन नहीं आया? पीटीआई नहीं आई। फिलिस्तीन के ऑल पार्टीज़, फिलिस्तीन के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, कौन नहीं आया? पीटीआई नहीं आई। आज कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी से कौन उठ के गया हुआ है? पीटीआई गई हुई। कौमी असेंबली के फ्लोर पे आज भी जब कौमी असेंबली का सेशन होता है, अमजद साहब, मुझे यकीन है, आई नो अमजद साहब बिकॉज हम कॉलीग भी रहे हैं 1-2 फोरम्स पे, एंड आई नो ही इज समवन हु वांट्स टू परहैप्स कंट्रीब्यूट ऑन नेशनल इश्यूज, बट हिज पार्टी डज नॉट अलाउ हिम। क्योंकि इनकी पार्ट जब क्वेश्चन आवर होता है, जब कॉलिंग अटेंशन नोटिस होता है, उस टाइम पे ये लोग बाहर होते हैं, फिर ये एहतजाजी पैनाफ्लेक्स आके अंदर आते हैं, शोर मचाते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, नारे मारते हैं, उमर अयूब साहब किताब मारते हैं, माइक उड़ता है ऑपोजिशन लीडर। आप कहते हैं कि फेंटा खाते रहे, एहतजाज भी ना करें। नहीं सर, नहीं सर, हम ये कहते हैं, देखिए बात ये है, आप खुद बार बार
मुज़ाकराती अमल से उठ के जाते हैं, आप खुद पार्लियामेंट के अंदर किसी भी कौमी इशू पर आपका लॉ मिनिस्टर जब ये कह रहे तो उसकी बात का स्टैंडिंग कमेटी से मैं इस पे थोड़ा सा काउंटर आर्गूमेंट पेश करूंगा। स्टैंडिंग कमेटी से जो हम बाहर निकले वो इसी वजह से निकले, हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी जो थी ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी थी, साथ में ये PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बहुत सारे और स्टैंडिंग कमेटीज़ थे हमारे पास 9, लेकिन हम उनके एजेंडे खुद नहीं बना सकते थे, क्योंकि एजेंडा जो बनाता है वो स्पीकर ऑफिस के थ्रू वो एजेंडा बनता है। जो हम यहाँ से भेजते थे एजेंडा, वो एजेंडा तब्दील हो गया वापस हमारे पास। लेकिन आपने इस वजह से दूसरी वेरी वजह से आपने रिजाइन नहीं किया, वेरी आपने रिजाइन इस वजह से किया कि इमरान खान ने आपको कहा था आपने रिजाइन करना नहीं, वो तो दैट वाज द रीजन। देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि इमरान खान ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए, वहाँ से इमरान खान की ख्वाहिश थी कि वो ऐसे फैसले करे, लेकिन पार्लिमानी कमेटी ने अपना काउंटर आर्गूमेंट दे के इमरान खान को राजी किया इस पे। हिदायत देखें, ये एतराज़ात अपनी जगह पर, लेकिन दोबारा बसद एहतराम आपने इन मामूलात की बुनियाद पर इस्तीफे नहीं दिए थे। आपको भी पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, इस्तीफे आपने दिए थे क्योंकि हिदायत थी। लेकिन वापस आ जाते हैं डायलॉग के ऊपर। अच्छा, ये आपसे वैसे आप GDA को सेपरेट फोरम को रिप्रेजेंट करते हैं ना, आप अलायंस का हिस्सा तो नहीं है? तलवी अगर आप याद दें जी, देखिए GDA 2018 की जब आपने बात की तो GDA वॉज पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। हमारे 2 मेंबर्स थे, लेकिन हम डॉक्टर फहमीदा मिर्जा उस कैबिनेट के अंदर शामिल थे। हम वाहिद अलायंस थे GDA, जो कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो सारे के सारे अलायंस जो PTI के थे वो सारे जाके शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में बैठ गए। GDA वाहिद अलायंस था जिसने ऑप्ट आउट किया कि हम इस गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे। उस तनाजुर में जब आप देखते हैं, जब आप ये इधर जब हम आते हैं, तो जब इन PTI ने और बाकी दीगर जमातों ने TTAP बनाई तो हम GDA उसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि हम ये समझते क्यों नहीं शामिल हुआ? एक सांझी स्ट्रगल है, उसकी एक वजह प्लेटफॉर्म में जान पड़ेगी। नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह ये थी कि हम चाह रहे थे कि भाई बहुत सी चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आए। मसलन मतलब ये कि भाई हमने कोर्स क्या लेना है, तो हमने इतना बड़ा एलामिया जारी कर दिया, तो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं। अब जब हमें उन्होंने इनवाइट किया तो बहसियत ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हम इसमें आके हमने इनके साथ, तो आप इनके साथ मर्ज हो जाएंगे? आप नहीं, अभी तक हमारा हो सकता है, हम दावत देंगे। आपके रिकॉर्ड के पेश नजर वो इज्तनाब बरतें। देखिए वो नहीं हम दावत देंगे, उनसे हमारी बात भी हो गई है। हम हो सकते हैं कराची जाके उनकी लीडरशिप को दावत देंगे और उनको, अगर आप चाहते हैं तो आप उधर आए, क्योंकि हमारी सारी लीडरशिप वहां पे बैठी है। अच्छा, अब आपको मुझे पता है मेरा आपका एक और किस्म का रिश्ता है, लेकिन मुझे ये बात करनी है। अच्छा, आप इनके अंदर जम हो जाएंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं ज़रा वोट आपको बता देता हूँ। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 1,39,000 जमात के वोट की बात कर रहा हूँ। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी 1,61,000 वोट। जमात इस्लामी 13 लाख, जिनके हेड नहीं आए लेकिन लाकित बलोच साहब मौजूद थे। GDA कोई 11,80,000 के करीब आपको वोट पड़ा। ज़्यादा वोट है, लेकिन पता नहीं मैं ये नंबर हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, आपकी सारी जमातों को माइनस PTI मिलाकर जो वोट पड़ा है, TLP का वोट जो बैंड है उससे ज्यादा है। व्हाई शुड दे टेक यू सीरियसली? मतलब आपने क्या एहतजाज करना, क्या यूम इसे मनाना? क्यों नहीं? देखिए, नंबर्स नहीं है ना, नंबर्स उनके पास। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि PTI बड़ी जमात है, इसमें कोई हम लोग ये कंसीड कर रहे हैं। आप यू डोंट ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल, व्हाई शुड दे टेक यू सीरियसली? नहीं, मैं समझता हूँ सिंध के अंदर हम लोग बहुत बड़ा उनसर जो है ना साथ लेकर आते हैं। जितने भी वहाँ पे ऑपोजिशन है वो तकरीबन अब इकट्ठी हो चुके हैं। मामला इससे भी आगे बढ़ गया है जब से ये जो मामला। सिंध की हुकूमत को टॉपल नहीं करना, आपने मरकज में आना है ना। देखिए, अब इस जो सीट नंबर ऑफ सीट्स है उसमें ना जाए ना, तो भाई अब तो आपने PTI की मेजोरिटी को ओवरटर्न करके आपने उसको अपने PMLN की माइनॉरिटी को टर्न करके आपने उनको मेजोरिटी पार्टी बना दिया है। सीटों पे ना जाए जो सीटें, इनका फोकस है, इनका फोकस है पंजाब और मरकज। नहीं, हाँ, आपका फोकस है सिंध, कहता हूँ आपका फोकस है सिंध। नहीं, मैं भी इनको ये कहता हूँ कि आपने अगर इस लड़ाई को जेन्युइनली आगे बढ़ाना है तो आपको पंजाब को मोबिलाइज करना होगा। ये तो जनाब आपके खिलाफ एक यूवरेट के महाज बन रहा है। तो साहब, अब ये ऐसा डेजावू महसूस होता है कि ये हम बातें पता नहीं कितनी दफा दोबारा से ये बातें कर चुके हैं। कभी छोटी ईद पे कुछ होना होता है, कभी बड़ी ईद पे कुछ होना होता है। बात ये तल साहब, फ्रेंकली, एंड आई एक्चुअली गेट नो जॉय फ्रॉम सेइंग दिस, मगर हर किस्म का हरबा PTI ने इस्तेमाल किया। मतलब कि क्या 9 में और क्या, लेकिन आपकी इस्तकामत को सलाम है। वैसे देखिए, तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बाद आप डटे हुए। मगर साहब, मतलब कि इसकी कोई मिसाल नहीं। इस तरह की वायलेंट प्रोटेस्ट के नाम पे वायलेंस जो है, इसकी तो मिसाल किसी और जमात की नहीं है।
पिछली 10 दहाई सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला किया था पिछली एक दहाई में आप किसने किया था? देखिए पिछली एक दहाई में आप देख लीजिए, डी चौक पर खबरें सुप्रीम कोर्ट हमला पीटीआई नहीं किया था, पीटीवी की बिल्डिंग पर आप हमला देख लें। आपको 1989 में सर 1989 की मिसाल मैं आपको पिछले 10 साल की 10 आईजीआई को पैसे जो मिले थे, शहरियार अफरीदी साहब के नारे, इमरान खान साहब के नारे, नहीं अमजद साहब फिर आपने अगर 1989 मेरी पैदाइश के वक्त की बातें करनी है ना, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज तलत भाई, मुझे करने दीजिए। यस प्लीज प्लीज। देखिए बात ये तलत साहब कि हर किस्म के ये हरबे इस्तेमाल हो चुके हैं, इसलिए आप कहें इन्होंने पांव पड़ने की भी कोशिश की थी पहले, इन्होंने खान साहब नहीं सर, खान साहब ने आपने देखा है पहले भी पांव पड़ के ही चलाते रहे सिस्टम जो चलाते रहे। आप मुझे बताएं 2018 से पहले एहतजाज के लिए भी कुर्सियां इनके लिए लगती थी, कंटेनर इनके लिए लगाए जाते थे, ये इधर ब्लू एरिया। उसके बाद 2018 के दरमियान प्री पोल इनके लिए क्या नहीं किया गया, पोलिंग के दौरान आरटीएस डाउन किया गया, टिकट किसी और ने दिए, उसके बाद इनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। असद उमर साहब पोस्टर बॉय थे मईशत के, 10 महीने उनको समझ नहीं आती थी मैं समरियों के साथ क्या करना है। अब ये उसके बाद अब ये तमाम सहूलत आपको मैसर है ना सर, तलत साहब उस ये तमाम सहूलत आपको मैसर नहीं सर, मैं ये बात सर, ये उनको मुंह में नवाला डाल के चबाने के लिए भी मदद की जरूरत होती थी। और आप भाषण सुने सर, इमरान खान साहब भाषण देते थे रियासत मदीना पर वजारत उज़्मा के मनसब पर, इस तरह तस्बीहां फेरते थे, शाम को घड़ियां और आप ज्वेलरी सेट चोरी कर रहे होते थे, तो और दोपहर को आप देख रहे थे कि मंशियात के बंदे के हिसाब से इस्तेहकाम की बात क्यों कर रहा है? अच्छा देखिए मोहम्मद नवाज शरीफ को क्यों इन्वॉल्व करा? देखिए हम आज भी कहते हैं आप एक ऑपोजिशन एक हकीकत है पार्लियामेंट में, आप वो किरदार अदा करें। हम जब आपके साथ बैठते हैं, नहीं आप स्टैंडिंग कमेटीज में जब आपके साथ बैठते हैं या स्पीकर अयाज सादिक जब वो बातचीत शुरू करते हैं, आपने इससे उठ के बार बार जाते हैं। मैं अपने आर्गुमेंट को अपने स्टेटमेंट को नेगेट करके मैं बता रहा हूं, सिंध से लोग मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग मौजूद हैं, बलूचिस्तान से लोग मौजूद हैं, एजेके से लोग मौजूद हैं, जीबी से लोग मौजूद हैं, केपी से, पंजाब से, मरकज से, ये तमाम रंग मौजूद हैं। ये आपको कह रहे हैं कि निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, तबाही की तरफ जा रहा है, तो इससे ज्यादा देखिए कौसे खजा वाली ऑपोजिशन का मिलेगी। नहीं तलत साहब देखिए बात यह है, हम फिर से कहते हैं देखिए कौमी इश्यूज के ऊपर आपने बात की ना, मैशत के ऊपर अदम इस्तेहकाम कौमी इशू है ना जी। नहीं देखिए आप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। देखिए फिर ऐसी बात है, अगर आपके पास कोई हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि आप मेज से उठ के जाएं, आप जाते हैं ना बार बार, मगर आप ये चाहते हैं सर, आप चाहते हैं, आपसे मुराद पीटीआई ये चाहती है कि बार बार ये भागे, बार बार इनको कोई पकड़ने जाए, आप गालियां भी निकालें, आप इंतशार भी करें, आप वायलेंस भी करें, और लोग आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिस तरह बिलाल भाई ने बात की कि हमसे हुकूमत नहीं चल रही थी, लेकिन उस वक्त हमारा जीडीपी ग्रोथ जो था वो 6% था। अनफॉर्चुनेटली अभी हो सकता है कि आपने आर्टिकल पढ़ा होगा ये एस अकबर जैदी साहब का, इन डिक्लाइन, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है 3% उनका जीडीपी ग्रोथ अब है। मतलब बजाय इसके कि बड़े बड़े दावे करें, जो आप लैंड माइंस लगा गए थे ना, वो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि पता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -19 पे है, ये उनके अपने आदाद शुमार है। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है -11 पे है विदाउट लाइव स्टॉक, ठीक है। लेकिन आप मेरे ख्याल में तरक्की के लिए नहीं, इमरान खान निकालने के लिए कर रहे हैं। नहीं, ओवरऑल जो एजेंडा है, आप काइंडली ये एलामिया पढ़े, इसमें मेरे ख्याल में इमरान खान की रिहाई के साथ साथ मारंग बलोच की रिहाई की भी बात है, मंजूर पश्तीन को तहफ़्फ़ुज़ की भी बात है, और सारे जितने भी सियासी असीरान हैं उनकी बात है। लेकिन साथ में अगर हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हमने दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ली कुआन यू ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दोनों चीज़ें जब नहीं होंगी तो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो आज जैसे राज्य के तमाम गुनाह माफ हो जाए, इस वजह से मतलब जनरल एमनेस्टी की बात करें, क्या करें? देखें बात देखें आप किस तरह ये तो ये करते PMLN वाले कि जी PTI वाले खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है उसको इग्नोर करके ये हमारे साथ आगे बैठ क्या सलूक हो रहा है भाई? मतलब 26 क्या सलूक नहीं हो रहा, खुद अपनी क्या सलूक नहीं हो रहा? मतलब आपने उनकी मुलाकातें तक बंद कर दी, उनको हर केस में सजा दी। कितने हमारे हो गए, अब थोड़ी देर हमारी एक मिनट डॉक्टर, आप उनके केसेस जो उनकी अपीलें पड़ी हुई हैं हाई कोर्ट में वो आप नहीं लगवाते, वो आप लगने नहीं देते, वो वैसे की वैसे, जहां उनको तो रिहा हो जाना चाहिए था। ये बात ये तस्लीम नहीं करेंगे कि इमरान खान PTI का बेशक इलेक्शन में कुछ भी डिसाइड करे, आप उसकी पार्टी को बैन कर दिया, आपने उसकी सारे जो निशान उससे छीन लिए, उसके बाद आप कहते हैं कि जी आप वो खान को ये सारे इग्नोर करके आपके साथ आगे बैठ जाए।
आप उस तरफ बढ़े ना। क्या आप ये कहते हैं कि इमरान खान को इग्नोर करके आपके साथ बैठ जाए? माइनस इमरान खान चाहते हैं आप? नहीं सर, देखिए बात सुनिए, आपके पास अगर हर वक्त किसी भी पार्लिमानी अमल में शामिल ना होने के बहाने आपको चाहिए, आपको मिलते रहेंगे, आप ढूंढते रहेंगे। आपको याद है हमारी जमात के लीडरशिप के खिलाफ हर किस्म की ज्यादती हुई थी, हर किस्म की, और आज सबको एक एक केस की हकीकत पता है। बालाकोट का हमला हुआ था, आपको याद है? उसके बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, शहबाज शरीफ साहब प्रोडक्शन ऑर्डर पे बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आए थे। कौन उस मीटिंग में नहीं आया था? इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर बतौर मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म। उस शख्स ने कहा मेरी ईगो इजाज़त नहीं देती कि मैं उस शख्स के साथ नहीं बैठूंगा मीटिंग में जिस शख्स के खिलाफ मैं भोंडे केस बना रहा हूं, जो शख्स जेल से चल के आ रहे। हमने तो उस टाइम ये नहीं कहा था कि नवाज शरीफ के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, हालांकि आप कर रहे थे। क्या आप राना शनाउल्लाह के ऊपर आप मंशियात का केस डाल रहे हैं? मगर हम अपनी पार्लिमानी जिम्मेदारियां जो हमारी हैं, बिकॉज हम एक जमात हैं जिसने हुकूमत इस मुल्क के अंदर बेहतरी पहले लाए, हम जानते हैं कि रियासती अमूर के अंदर आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आपने हर चीज़ अपने उस शख्स की रिहाई के साथ नथी करनी है जिसने 190 मिलियन पाउंड की चोरी भी की है, जिसने घड़ियां चोरी भी की। और दूसरी बात, तलत साहब 10-12 दिन हो गए इमरान खान के ट्वीट को, आप बताइए, आपके ऊपर चले, मैं आपकी बहस मान लेता हूं कि आपके ऊपर जुल्म हुआ है, क्या वो ट्वीट जस्टिफाइड है? जिसके अंदर आप अफगानिस्तान के साथ कह रहे हैं कि जानबूझकर अपनी आपकी फोर्सेस जो है वो ये तो मामला हुआ ना। नहीं सर, नहीं देखिए, आप मुझे बताइए, मैं आप उस ये तो टिट हुआ कि जी चूंकि खान साहब ने ये किया, ऐसे हमने भी ये कर रहे हैं। नहीं, आप इससे आगे बढ़े ना सर, आगे निकले तो फिर बात आगे चीज देखिए ना। जब तक आप पीटीआई की ये तस्लीम नहीं करेंगे कि इमरान खान आज भी पीटीआई का सरबराह है, आज भी एक पॉपुलर लीडर है, बट पार्टी चलानी चाहिए, एड्रेस कर। अच्छा, बिलाल भाई को सिर्फ मैं एक बात कहता हूँ, बिलाल भाई को, चले ये सारी बहस एक साइड पे रख के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करते हैं। 2005 या 2006 के डॉक्यूमेंट जिस पे आपके साइंस है, ठीक है, और जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है रिगार्डिंग मिलिट्री और सिविलियन जो रिलेशनशिप है, कैसे होगा, सुप्रीमेसी और सारी सब कुछ लिखा हुआ है। इस पे आप अमल कर सकते हैं सर? अभी आप बताएं। मैं आपने तो उसको मुकमुका कहा था, डॉक्टर साहब, मुकमुका आपने मुकमुका, हमने तलत भाई, दूसरी बात मुकमुका कहा था, बेशक इन्होंने जो भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन तलत भाई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारी बनाई हुई है। मैं एक क्लॉज में बिल्कुल नहीं, इन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन कहा था चोर डाकू इकट्ठे हो गए। डेमोक्रेसी कुछ भी कहा, लेकिन डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में फर्क ये होता है कि डेमोक्रेसी जो है वो लीनियर लाइन में नहीं चलती, ठीक है। इस निज़ाम ये इवॉल्व होता है विद टाइम। अगर हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है, वी हैव लर्न फ्रॉम पास्ट, ठीक है, तो व्हाई डिड नॉट दे लर्न फ्रॉम देयर इमरान खान ना पीपल्स पार्टी की शक्ल देखना चाहते हैं, ना नून लीग की शक्ल देखना चाहते हैं, ना वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के टॉप 3 रहनुमाओं की शक्ल देखना चाहते हैं, ना वो चीफ कमिश्नर की शक्ल देखना चाहते हैं, ना वो चीफ जस्टिस की शक्ल देखना चाहते हैं, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड की शक्ल देखना चाहते हैं, वो किसी की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो बट आई एम सेइंग इज कि आप क्या टेबल पे लेके आते हैं, देखिए टेबल पे, ताकि हम इनको कन्विंस करें कि भैया देखिए जिस तरीके से लेना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की, मेरी नजर में गवर्नमेंट की एक बुनियाद होती है कि जी आप अदम, जिससे अदम इस्तेकाम की लॉ में जिस बात कर रहे हैं उसको खत्म करने गवर्नमेंट को आगे बढ़ना पड़ता है। ये तारीख ये बताती है। चले अभी टुवर्ड्स द एंड में मैं एक लाइन आप मुझे बता दें कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि जेल के दरवाजे खोल के इमरान खान को बाहर निकाल दे। इज दैट व्हाट यू सजेस्ट? मेरी नजर में इस वक्त वो लोग कह रहे हैं कि जी आप हमें मुलाकात का मौका दें। तलत भाई, इसमें बात है, जब हम 24 नवंबर को जब हमारा एहतिजाज था, उस वक्त जब हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, पुरअमन एहतिजाज हमारा जब हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने गुफ्तगू के थ्रू इमरान खान को रिहा करने की क्यों बात की? क्योंकि उनको भी पता है कि ये सारे पॉलिटिकल केसेस है, सारे फैब्रिकेटेड केसेस है और इन केसेस का कोई वजूद ही नहीं। मेरी जरा रीडिंग मुख्तलिफ है उस मीटिंग की, क्योंकि हम लेकिन तफसील में नहीं जा सकते। तो अब आपके पास कोई इनिशिएटिव है या आप मिनिस्टर साहब बस इनको सर मेरा ख्याल से सुनते रहेंगे, आप टॉक शो में आते रहेंगे? मेरी समझ से बाहर है मेरी सर। मुझे एक बात बताइए, देखिए अभी बात हुई थी 3 चीज़ें लेता है। मैं आपको बताता हूँ, जेल में इमरान खान इसलिए नहीं है क्योंकि आप सियासी बयान देते हैं, जेल में इसलिए क्योंकि वो 190 मिलियन पाउंड का चोर है। आपका कोई बंदा आके वो ट्रेल नहीं डिनाई कर सकता। 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत को दिए। इमरान खान ने बंद लिफाफे में कैबिनेट अप्रूवल से उसी शख्स की जेब में डाल दिए जिसने बाहर वो जुर्माना अदा किया था। आप कहते हैं इसका हमसे ना पूछो, हमें रिहा कर दो, हमारी सियासी स्ट्रगल है। आप कहते हैं घड़ी आपने चोरी की, ज्वेलरी सेट आपने जमा नहीं कराया, उसकी आपने वैल्यूएशन जाली करवाई। आप कहते हैं ये हमसे ना पूछो, फिर आपने नहीं करना। नहीं सर, बात नहीं पहले अगर आप देखें तो शखानी की हिस्ट्री को, तो शखानी के हमारे पास अगर गाड़ी किसने उठाई, देखिए हम कहते हैं आप जेल में इस वजह से,
मगर हम आपकी तरह नहीं है कि जब बालाकोट का हमला होता है तो हम आए थे, हम कहते थे हम उसका हिस्सा, वो एक अलग कंपार्टमेंट है। उसके अंदर ये जरूर है कि आप मुज़ाकराती टेबल से बार बार उठते हैं, ठीक, वो ना वो हमने ये जो बातें कर रहे हैं कि हुकूमत ने पहल करनी, हुकूमत पहल कर करके तारीख में इतनी पहले नहीं हुई जितनी इनके साथ हुई हैं, और ये बार बार अनफॉर्चुनेटली। देखिए तलत भाई, मैं खुद उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा था। मैं गया था, हम जब वहाँ पे जाते थे तो उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं था। ये पूछ के बताने वाली बात, यही बात गौर खान साहब के बारे में सब कह सकते हैं। इमरान खान को ट्वीट एक तरफ, इनकी सारी बाकी सारी बातों की बातें एक तरफ। सीरियसली अगर ये मुज़ाकरात कर सकते हैं तो ये हमें बता दे, और हम जिस तरह हमने इलामिया में बताया है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वाले में हमने तो खुल के बता दिया, लेकिन उनके पास इख्तियार तो हो, मतलब बेख्तियार लोग के साथ तो फिर इस तरह करते हैं, जो बाख्तियार लोग हैं उनको कहेंगे कोई अपना नुमाइंदा भेज देते हैं, तो अगले टॉक शो में वो बिठा लेंगे। आपने नाम तो लेना नहीं उनका। बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन। बुनियादी बात ये है कि आपने कहीं ना कहीं जाके इस मसले को रिजॉल्व करना है। जिस तरह ये चल रहा है ऐसे ये चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर यही कुछ होता रहेगा जो इस वक्त हो रहा है। प्रोग्राम हमारा जारी है। नाज़रीन, हम आपको अमेरिका लिए चलते हैं। वी आर जॉइंड बाय ब्रिगेडियर जनरल मार्क Kimmett, retired, who's the former Deputy Assistant Secretary of Defense for Near East and South Asia, former Assistant Secretary of State for Political and Military Affairs. Thank you very much for being with us. You wrote an article, and we had great interest in reading it. And it is, I'm telling you, really being talked about here in Pakistan, because we like to hear what you have said, but I'm sure that's not the reason why you have written it. So first things first, there is a clear shift in Washington that you have nailed. Can you tell us how durable this shift is? Because we have seen Washington and Islamabad ties go up and down. What about the future of this new shift? Yeah, I think that's a very good question. Look, let's be candid. President Trump often decides on emotion, not long-term strategy. And it is clear that over the past year, his views towards Pakistan, especially as a result of the actions of Pakistan after the conflict between Pakistan and India, improved his view of Pakistan over the year, as well as some concerns that the United States has been having with India. Okay, so is that temporary then? What you're saying is that perhaps it's not institutional. Is it personality driven or is it institutional? Well, I think it's important that it should become institutional and structural. Yes, President Trump has demonstrated that he will change opinion as the circumstances require. In other words, he's not somebody that will see the ups and downs of relationships in the long term. He sees them very much in the short term. And at this point, Pakistan is a benefit of that. So I think it's important that the structure underneath both President Trump and within Pakistan work hard to ensure that that's an enduring structural relationship and not a temporary one based on emotions. You also talk about the internal structural change that has taken place in Pakistan, not in terms of how military-related diplomacy is conducted, but who is going to be doing what and with what sort of authority. So you have the Chief of Defense Forces installed in Pakistan, and the entire 3 services plus other 2 new services are going to be responding to him. So you have a sort of a one-window operation in Pakistan which is cross-institutional. Is that a good thing from the point of view of engagement with Washington, or do you think that probably would leave out the civilian component of decision making, which is a civilian government headed by the Prime Minister Shehbaz Sharif? Yeah, another good question. And of course, as I used to wear the uniform, I always thought the military relationship was the most important relationship between America and Pakistan. But of course, when I then went to the State Department, I saw the value of diplomacy. So I would tell you that I think it can't be either or. It must be a comprehensive approach. And candidly, when we talk about our National Security Council, we talk about both diplomacy, military, economic for that matter as well, and intelligence.
So I think it needs to be comprehensive, over the board, and as a result, if we work together, the security strategies between our two countries will blossom and, in fact, return to the way it used to be years ago. So let's take us through quickly, if you could please. You do mention something to this point about how to sustain this, but let's do 1, 2, 3 on this. What sort of steps both sides need to take to make sure that there is no relapse to the old roller coaster ride that the relationships have had? Well, again, in the future, all relationships are roller coaster. It's just how tough the rides up and down are and how steep they are. I think diplomatically, we just need to maintain cordial relationships and understand that there needs to be balance in the diplomacy of Pakistan, recognizing that the United States doesn't really pick winners and losers. As Metternich once said, we don't have friends, we have interests. And we have interests in Pakistan, and we have interest in other countries in the region. So diplomatically, I would say don't make it a binary black and white, but diplomacy is grayer than that. Military, quite obvious. We have had mill-to-mill engagement in the past. We just need to continue that because the military is the foundation, the basis for the relationship with Pakistan. And intelligence sharing, that's probably the steepest roller coaster ride of all. Look, no country wants to share all of their intelligence. That's just a matter of fact. But I think the more that we can trust each other to share intelligence, I think that's the third leg of the stool of which the security strategy, the relationship with Pakistan, exists. Okay, there are 3 legs now. The stool is kind of wobbly. Can you add a 4th one? The relationship at present between the leaders, between, in this case, President Trump, and he seems to have had a very, very good meeting and very good relationship with General Munir. And that's the top of the stool, what's sitting on top of it more than anything. A fourth leg of the stool, of course, would be the economic relationships between the two countries. And I think if we take a look at the tariff rates between Pakistan and the United States and tariff rates with other countries in the region, you'll see that Pakistan has a good economic relationship with the United States as a result. Brigadier General Mark Kimmitt, we could have gone on talking to you about these issues. I've left out China and India for now, but perhaps another time. But thank you very much for your time and your insights. US ties as they stand today. ये तो आपने बात सुन ली अमेरिका के तज्जिया निगारों की। अब हम आपको पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के ऊपर तज्जिए होते हैं उनकी एक झलक दिखाना चाहते हैं। सुहेल अफरीदी साहब को इस्लामाबाद बहुत पसंद है, अक्सर वो इधर उधर देखे जाते हैं। इसके ऊपर शिराज अहमद शिराजी साहब ने एक ट्वीट किया है और ज़रा तनकीदी ट्वीट है, लेकिन पढ़ देते हैं क्योंकि ये बड़ा एतराज़ होता है कि अपने सूबे को आप छोड़ के क्यों चले जाते हैं। इस्लामाबाद के कोयटा कैफ़े में शोबदाबाजी से बेहतर है कि कम से कम अपने ज़िले में तो अमन कायम करें। वहाँ 60 किलोमीटर के इलाके में ना स्कूल है ना अस्पताल। बदअमनी की इंतहा ये है कि कोई सिविल अफसर वहाँ पे जा नहीं सकता। तनकीद के मामले से कतई नज़र, लेकिन ये बात हकीकत पर मबनी है कि हालात वहाँ पर काफ़ी ख़राब हैं। हर पार्टी के नुमाइंदगान की अपनी पार्टी की क़यादत से तवक्कुआत होते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के बड़े एक प्रोमिनेंट लीडर हैं। उनकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से क्या तवक्कुआत हैं मौजूदा हालात के पस मंज़र में? सुनिएगा। किरदार मियां नवाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ेगा। उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई गई है और रोल उन्हीं को प्ले करना पड़ेगा। वो सबसे बड़े हैं इस वक्त, उन्हें आगे बात करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट से, पीपल्स पार्टी से, बाकी सियासी कुव्वतों से। वो क्रेडिबल लीडर हैं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, ताकि हमारे मुखालिफिन जो सियासी मुखालिफिन में उन पर प्रेशर कम हो। ये अजीब बात है कि सियासतदान सियासत पे बात ना करे। भाई घोड़ा घास नहीं खाएगा तो क्या करेगा? सियासतदान तो सियासत पे बात किए बगैर रह ही नहीं सकता, उसकी बात को सुनना पड़ेगा। मुखालफाना बातें सुनेंगे तो रास्ता निकलेगा। मिसाके मईशत भी चाहिए, मिसाके जमहूरियत भी चाहिए, और जब सियासतदान बात करेंगे तो रियासती इदारों से हम तवक्को करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया, कि वो उस प्रोसेस की हिमायत करें। लेकिन प्रोसेस के आगाज़ के लिए जो पहला काम है
वो तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने करना है। अब ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये गेंद उठा के मियाँ साहब की कोर्ट में फेंक दी है। देखते हैं कि वो इस गेंद को देखते रहते हैं या इसके बारे में कुछ अमल दरामद वाली पॉलिसी बनाते हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।